हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 28 सितंबर और हम लोग आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा शानदार सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन हिज 100th फार्मूला 1 रेस इन रशियन ग्रैंड प्रिक्स। तो आपको बताना है रशियन ग्रैंड प्रिक्स में अपनी सभी फार्मूला 1 रेस किसने जीती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लुइस हैमिल्टन। इन्होंने अपनी सभी रेस जीती है फार्मूला 1 रेस की। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने। और वह इनकी कौन से नंबर की जीती, वह इनकी सभी जीत थी, यानी 100th इनकी ये जीत थी। इन्होंने कहाँ पे जीता अपनी 100th रेस, तो ये इन्होंने रशिया में जीता जो कि ग्रैंड प्रिक्स यानी फार्मूला 1 रेस थी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। अगर बात करें तो फार्मूला 1 रेस जो है पहली बार कब आयोजित की गई थी, तो दोस्तों ये पहली बार आयोजित की गई थी 1920-1930 के बीच में, यानी 1920 से 1930 के बीच में की गई थी, जिसको क्या कहा गया था, उसका नाम था यूरोपियन चैंपियनशिप ऑफ ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग। ओके, लेकिन बात करते हैं, या तो एक चैंपियनशिप थी, इसके अलावा जो है फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप कब हुई थी, ये तो एक यूरोपियन में थी, यानी ये सिर्फ यूरोप तक सीमित थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन सी थी फार्मूला 1 रेस की, तो वो आपकी कब हुई, 1950 में हुई। कहाँ पे हुई, सिल्वर स्टोन में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 1950 में पहली फार्मूला 1 रेस हुई और कहाँ पे हुई, सिल्वर स्टोन में हुई, जो कि कहाँ पे है, आपके यूके यानी कि ब्रिटेन में है। सो आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो चलिए हम लोग अपना आगे देखते हैं अब और बात करते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में। बात करें इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है सर लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन, ये इनका फुल नेम है। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे इनका फुल नेम। बात करते हैं ये किसके लिए ड्राइविंग करते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। ओके, यानी ये ब्रिटिश के लिए यानी ब्रिटेन के लिए ये रेसिंग करते हैं। ओके, यानी इस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। और अगर बात करते हैं ये किस कंपनी के लिए रेस करते हैं, यानी कौन सी कार या कौन सी इस कंपनी की कार को इस्तेमाल करते हैं, तो वह है या मर्सिडीज, यानी ये फार्मूला 1 रेस मर्सिडीज के लिए खेलते हैं या रेस करते हैं। ओके, बात करते हैं या इससे पहले कौन सी कंपनी से जुड़े हुए थे, तो इससे पहले जुड़े हुए थे आपके मैक्लेरेन के साथ। मैक्लेरेन जो कि कब से कब तक ये इससे जुड़े हुए थे, आपके 2007 से 2012 तक ये किससे जुड़े थे, मैक्लेरेन से जुड़े हुए थे, यानी इनके लिए रेस करते थे। और 2012 के बाद यानी प्रेजेंट में मर्सिडीज से अपनी रेस कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं कि इन्होंने जॉइंट रेस कितनी जीती हैं, यानी कि एक से अधिक लोगों के साथ या 2 लोगों के साथ मिलकर। तो इन्होंने जॉइंट रेस जो जीती हैं वो इनकी 7 रेस हैं। ओके, यानी वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप जो कि एक जॉइंट रिकॉर्ड इनका कितना हुआ, 7 रेसेस का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, यानी 7 टाइटल इन्होंने जॉइंट रेस में जीते हैं। अगर बात करते हैं इसमें इनके साथ पार्टनर कौन थे जॉइंट रेस में, तो इनके साथ जो पार्टनर थे वो थे आपके माइकल शूमैकर। ओके, आई होप आप लोग इनका नाम भी याद रखेंगे। तो कौन थे, माइकल शूमैकर। ओके, और इन्होंने अपनी हाल ही में सभी जीत पूरी की जो कि रशिया में थी। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अपनी 100th रेस किसने जीती है, और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है लुइस हैमिल्टन ने किस या फिर किस स्थान पे या कौन से प्लेस पे
अपनी सभी रेस पूरी की या जीती है, तो वो है आपका रशिया। तो आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अंडर विच स्कीम पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेस, क्या लॉन्च किया इन्होंने? डिजिटल हेल्थ कार्ड। तो आपको बताना है किस स्कीम के अंतर्गत इन्होंने डिजिटल हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया है, जिससे आप क्या कर सकेंगे, उससे आप अपनी जो भी हेल्थ रही होगी, यानी आपने कभी हेल्थ चेकअप जो भी कराया होगा वो आपका डिजिटली फीड किया जाएगा और आप उसको डिजिटली चेक कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब आपको बताना है वह किस स्कीम के अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में। अगर बात करें तो इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, यानी आयुष्मान भारत स्कीम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है वह हमारे जो पुअर यानी जो हमारे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उनकी जो सबसे बड़ी समस्या यानी उनके सबसे बड़ी हेडेक क्या थी, एक अच्छा इलाज करा पाना, यानी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज कराना। तो उन्होंने उसको उस समस्या को दूर कर दिया, ऐसा आयुष्मान भारत में कहा गया है। ओके, बात करते हैं कितने लोग को एकदम फ्री में इलाज दिया गया है इसके अकॉर्डिंग, यानी एकदम फ्री फैसिलिटी और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया गया है। तो 2 करोड़ लोगों को एकदम फ्री में ट्रीटमेंट दिया गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कितने लोगों को एकदम फ्री में इलाज दिया गया है, 2 करोड़ लोगों को, जिसमें से आधी क्या है, महिला, यानी हाफ ऑफ वर वुमेन, यानी 2 करोड़ में से आधी महिलाएं उन्हें इसमें लाभ उठाया है। इसमें कुछ फैक्ट्स और बताए गए हैं। इसमें कहा गया है, इसमें जो आपके आधार से जो कनेक्टेड हो गए इस समय वो 130 करोड़ लोग जो हैं उनके पास आधार कार्ड मौजूद है। और बात करें मोबाइल सब्सक्राइबर, यानी कितने लोग मोबाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसको डिजिटल कर दिया गया इसलिए इसका डाटा गवर्नमेंट ने दिया है कि इस समय 130 करोड़ आधार आपके हैं और 118 करोड़ लोग जो हैं वो मोबाइल सब्सक्राइबर यानी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं उन 118 करोड़ लोगों में कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो 80 करोड़ लोग आपके इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी में एक और फैक्ट इन्होंने भी दिया है कि कितने लोग जो हैं वो जनधन बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं या उन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया है। तो 43 करोड़ लोगों ने अपना जनधन बैंक अकाउंट ओपन कराया है। ओके, सो आई होप आप लोग ये याद रखेंगे सभी फैक्ट, इन पे आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आयुष्मान भारत के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। अगर आयुष्मान भारत की बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी, तो यह आपकी इस समय प्रेजेंट में किसके अंदर है, यह आपकी है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत इसको आयुष्मान भारत को शुरू किया गया था। ओके, आप लोग को समझ आया होगा, आयुष्मान भारत को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसमें बात करें हमारे भारत के कितनी जनसंख्या इसका लाभ उठा सकती है, तो हमारे भारत की अप्रॉक्स 50% जनसंख्या जो है इस स्कीम का लाभ उठा सकती है, यानी इस स्कीम को लाभ उठाने में क्वालिफाई है, एलिजिबल है। ओके, अब बात करते हैं यह कितने तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, तो आप इसका 3 तरह से लाभ उठा सकते हैं। एक है प्राइमरी, एक है आपका सेकेंडरी स्टेज में, एक टर्जरी स्टेज में। तो बात करते हैं प्राइमरी स्टेज कौन सी है। प्राइमरी स्टेज में आप किस डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप प्राइमरी स्टेज में अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी में, तो आप सेकेंडरी में क्या करेंगे, तो आप इसमें जो है एक स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके,
मतलब कोई अगर बीमार है या कोई ज़्यादा समस्या है उसके पास तो उसको एक स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बात करते हैं टर्शरी की, तो इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन होगा, यानी आपको अस्पताल या हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, यानी भर्ती किया जाएगा अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा खराब है, यानी उस पेशेंट की। सो आई होप आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा और ये भी समझ आ गया होगा इसमें कितनी तरह से लाभ दिए जाएंगे। 3 प्रकार के लाभ दिए जाएंगे इसके बेनिफिशरीज को, यानी जो लाभकारी होंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स की। बात करते हैं जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो इसकी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। ओके फ्रेंड्स, तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। कब? 2018 में। ओके, कब स्टार्ट किया गया था? 2018 में इसको शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। बात करते हैं अब क्या इस समय भी ये इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क कर रही है? तो नहीं, क्योंकि इसके लिए आपकी एक अथॉरिटी बना दी गई है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब यह स्कीम इसके अंतर्गत वर्क करती है। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में सभी डाउट्स आपके जो भी रहे होंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17th फॉर्मेशन डे ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA विल बी ऑन विच डे, यानी हमारा जो 17वां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है या कौन से दिन इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd ऑप्शन, यानी 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि 17th फॉर्मेशन यानी 17वां संस्करण मनाया जाएगा किसका? फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का 17वां स्थापना दिवस, तो 28 सितंबर यानी 3rd ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। तो इसका जो गठन हुआ था वो एक एक्ट के तहत हुआ था। कब हुआ था? 23 दिसंबर 2005 को। कब हुआ था दोस्तों? 23 दिसंबर 2005 को एक एक्ट के थ्रू इसका गठन हुआ था। बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत अपने सभी कार्य करता है। तो बात करते हैं 17वें फॉर्मेशन दिवस की थीम क्या रखी गई है। तो इसकी थीम रखी गई है हिमालयी क्षेत्र में आपदा की घटनाओं के व्यापक प्रभाव यानी कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर इवेंट इन हिमालय। तो आई होप आप लोग थीम याद रखेंगे क्योंकि थीम्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन देखा जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच एडिशन ऑफ अर्बन सैनिटेशन सर्वे कंसाइड्स with the commencement of the celebration of 75th year of India's independence। तो इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव में शुरू किया जा रहा है या उसके साथ शुरुआत हो रही है। तो आपको बताना है वह कौन सा संस्करण है जो शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह 6th एडिशन है। ओके, सो आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे कि शहरी
स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? 6th एडिशन उसका, यानी 6वां संस्करण। और पूछा जाए ये किसके उपलक्ष्य में, तो हमने जो अभी 75 साल अपने आज़ादी के कंप्लीट किए हैं 15 अगस्त 2021 को, उसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसी के अंतर्गत आपका ये 6th एडिशन रखा गया है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण यानी क्लीनलीनेस सर्वे के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। तो बात करते हैं, यह एक एनुअल सर्वे यानी यह हर साल आयोजित किया जाता है, एक प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है इसको। ओके, क्या देखा जाता है? क्लीननेस यानी कि आपकी स्वच्छता। ओके, और बात करते हैं उसके साथ साथ आपका भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था इसको। ओके, तो किसके हिस्से के, मतलब यह किसका पार्ट था? तो यह भारत स्वच्छ भारत अभियान का हिस्से का पार्ट था, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण जो है यानी सर्वे कराना जो है वो किसके मतलब पार्ट था, यानी किसके अंतर्गत, किस स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे जो है वो किया जाता है? तो वह आपका स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया जाता है। ओके, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्वच्छ सर्वेक्षण जो अभियान है वह किसके अंतर्गत, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें आपकी स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस, ओके, और आपका हाइजीन यानी कि आपका स्वास्थ्य के लिए सैनिटेशन, और इन विलेजेस, ओके, साफ सुथरा होना चाहिए हमारा गांव, शहर, टाउन जो भी हमारे, इन सभी की इसमें बात की गई है। ओके, बात करते हैं लॉन्च कब किया गया था। तो इसको जो है लॉन्च किया गया था आपका, इसमें पूछा आपका 2016 में, और आपसे कहा गया था इसमें आपको टारगेट पूरा करना है 2 अक्टूबर 2019 तक। तो इसमें कहा जा रहा है इट वॉज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ, ये लॉन्च किया गया था आपका स्वच्छ भारत अभियान के तहत। और बात करें कि इसको जो है इसमें क्या बात की गई थी कि हमें 2 अक्टूबर 2019 तक ओपन डिफिकेशन यानी कि इसको क्या कहेंगे आप लोग, खुले में शौच से मुक्त। तो इसमें आपको 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त कराने की बात की गई थी। ओके, पहला जो सर्वेक्षण है वो 2016 में किया गया था जैसे हम लोगों ने बात करी, और इसमें पहली बार 73 यानी कि 73 शहरों को शामिल किया गया था इसके पहले सर्वेक्षण में। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या कहा गया था, इसका जो पहला राज्य यानी जो पहला स्वच्छ राज्य बना था वो कौन था? इंदौर था। सो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली MOU इज साइंड यानी मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इंडिया और किस देश के बीच में साइन की गई है? किसके लिए दोस्तों बात करें तो ये किसके लिए? वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यानी कि शिपिंग सूचना विनिमय पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, तो आपको बताना है यह किस देश के साथ यह समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि आपका ओमान। ओमान पे जो है क्या किया गया है, आपका वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पे MOU साइन किया गया है यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी बात करें तो समझौते ज्ञापन पे इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं अगर ओमान के बारे में, तो ओमान का जो ऑफिशियल नेम है आपका क्या है? ऑफिशियल नेम सल्तनत ऑफ ओमान इसका ऑफिशियल नेम है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं यह किसके मुहाने पे है या किसके माउथ पे है? तो ये पर्शियन ऑफ गल्फ के मुहाने पे स्थित है। ओके, बात करते हैं ये बाउंड्री किससे किससे इसकी देश की लगती है, यानी ओमान की बाउंड्री किस कंट्रीज़ के साथ ये शेयर करता है? तो वह कंट्रीज़ हैं आपकी, पहली UAE है आपकी, उसके बाद सऊदी अरब है यानी UAE हो गई आपकी, फिर सऊदी अरब हो गई जो कि आपके वेस्ट में है, और
बात करें तो यमन के साथ भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपनी मैरीटाइम बाउंड्री, यानी कि अपनी समुद्री सीमा किससे शेयर करता है, तो वो शेयर करता है ईरान के साथ। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्थलीय सीमा किससे है आपकी, यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ और यमन के साथ। और मैरीटाइम सीमा यानी समुद्री, वो सीमा अपनी शेयर करता है ईरान के साथ। सो आई होप अब आप लोगों को ओमान से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसकी कैपिटल की बात करते हैं हम। इसकी कैपिटल की बात करें तो दोस्तों इसकी कैपिटल है मस्कट। मस्कट जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे बड़ी सिटी है। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अरेबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है साथियों। ओके, बात करते हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी विधायिका के बारे में। तो यहाँ की विधायिका, जैसे हमारे भारत में संसद कहा जाता है हमारे पार्लियामेंट को, इनके पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ ओमान कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ ओमान। और बात करते हैं जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा। तो इनके अपर हाउस को क्या कहा जाता है, आइए जानते हैं। इनके अपर हाउस को कहा जाता है मजलिस ए दवला, यानी मजलिस अल दवला। और बात करें इनके लोअर हाउस यानी कि लोकसभा हमारे यहाँ जिसको कहते हैं, इनके यहाँ क्या कहते हैं, मजलिस अल शुरा, यानी कि मजलिस अल शुरा किसको, लोकसभा हमारे यहाँ जिसको कहते हैं, यानी लोअर हाउस यानी निम्न सदन। और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा किसको कहा जाता है, हमने बात की मजलिस अल दवला को कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ की करेंसी की। तो यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। सो आई होप आप लोगों ने ओमान के बारे में सभी फैक्ट्स अच्छे से याद कर लिए होंगे, जिससे अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो कोई भी डाउट ना रहे इससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ये मीटिंग हुई है जिसका हमने अभी जिक्र किया, क्या था, जो कि ओमान के साथ हुई है, वाइड शिपिंग और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे जो नेवल चीफ हैं कौन है, करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वो यहाँ की यात्रा पर हैं और इन्हीं के साथ इस मीटिंग में इसका जो हुआ है मीटिंग उसकी साइन की गई है इनके द्वारा। और बात करें इस ओमान की कौन है, ओमान की तरफ से किसने इस पे हस्ताक्षर किए, तो वो हैं आपके, आप देख पा रहे होंगे, नासिर बिन मोहसिन अल रहबी। ये यहाँ के एडमिरल हैं इनकी। और बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकी नेवी को क्या कहा जाता है, यानी इनकी नेवी का क्या नेम है। तो इनकी नेवी का नेम है दोस्तों रॉयल नेवी ऑफ ओमान। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है। सो आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे जो है जो साइन किया गया हमारा, यानी जिस पे हस्ताक्षर किए गए हैं या जो MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन के लिए, वो हमारे ओमान और भारत के बीच में किया गया। हमारे तरफ से कौन थे, हमारे एडमिरल करमबीर सिंह जो कि हमारे नेवी के हेड हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, द साइनिंग ऑफ द MOU बिटवीन रॉयल नेवी ऑफ ओमान एंड इंडिया। तो इससे क्या हमें लाभ होने वाला है, इसमें ये बताया गया है। तो जो हमें लाभ होगा वो दोस्तों क्या है, इसमें हमें जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मिलेगी, यानी कि हमारे जो मर्चेंट शिपिंग है जो हमारे वहाँ ट्रैफिकिंग करा करती हैं, यानी जो गश्त लगाती हैं, उनको जो है इंफॉर्मेशन इनसे प्राप्त होगी, जिससे हमें हेल्प मिल सकेगी। ओके, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसके बारे में भी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की गई है हमारे समुद्री रीजन में, यानी जहाँ पे हम लोग अपनी गश्त लगाते हैं। ओके,
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें एमओयू में क्या साइन की गई। एक तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा और यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की गई है इन रीजन्स पे। आई होप अब सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ओमान से रिलेटेड भी, और इस एमओयू पे क्या साइन किया गया है और क्या वार्ता हुई है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the following scheme launched by Ministry of Food Processing Industries as a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी योजना आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ओके, तो आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो PMFME। यह योजना आपकी किसके द्वारा शुरू की गई है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है एक और लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया, यानी इस स्कीम को लॉन्च किया और फॉर्मलाइजेशन हुआ। तो इसकी बात करते हैं अगर, तो इसमें क्या होगा, आपकी आजीविका मिशन, यानी कि जो हमारा पहले से चली आ रही योजना कौन सी, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है उसको और इसको एक साथ मिलाकर वर्क किया जाएगा। यानी कि कौन सी हमारी स्कीम जो हमने भी बात की अपने क्वेश्चन में, PMFME यानी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड ओके प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज और दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके मिलाकर इसमें वर्क किया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये किसके अंतर्गत शुरू की गई है, हमने अभी बात की थी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस स्कीम को शुरू किया गया है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्कीम वर लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। आपको बताना है वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में हमारी जो मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, यानी जो हमारी पर्यटन मंत्रालय है, उसने कौन सी योजना को शुरू किया है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि निधि 2.0। और बात करें तो हमारा ऑप्शन 2 क्या है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे दोनों ही करेक्ट हैं। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे पे कौन सी योजना लॉन्च की हमारे टूरिज्म मंत्रालय ने, यानी पर्यटन मंत्रालय ने, तो निधि 2.0 और इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स। ओके, यानी कि ये जो है ये दूसरा संस्करण शुरू किया गया है निधि स्कीम का। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय PM नरेंद्र मोदी फॉर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स। आपको बताना है कौन सा अवार्ड जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमारे जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी जो हमारे कृषि संस्थान हैं, उनको प्रदान किया जाएगा या वितरित किया जाएगा। तो आपको अवार्ड का नाम बताना है। तो उस अवार्ड का नाम है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। ग्रीन कैंपस अवार्ड जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। किन के लिए? एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के लिए, यानी कृषि संस्थानों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कौन सा अवार्ड हमने पढ़ा, ग्रीन कैंपस अवार्ड, जो कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और बात करते हैं कि इसमें और क्या बात करी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें इन्होंने बात करी है कि ये जो है हमारी जो मेन
35 क्रॉप्स हैं जो हमारे नेशन की, यानी जो हमारी 35 गुणों वाली जो फसल है, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ फसल होती है, यानी जो क्रॉप्स हैं वो 35 हैं, उनको क्या किया गया है, उन्होंने इनको देश को समर्पित किया है। 28 सितंबर को ये इसके बारे में भाषण में बताएंगे। क्या बताया इन्होंने अपनी नेशन को 35 क्रॉप्स की वैरायटीज़ को समर्पित किया है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आपको याद रखना है ये फैक्ट कि कितनी क्रॉप्स, तो 35 क्रॉप्स को इन्होंने देश के समर्पित किया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें अगला इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने स्थापना करी है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। कहाँ पे दोस्तों, रायपुर में इन्होंने इसकी स्थापना की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस कहाँ पे, रायपुर। ये आप याद रखिएगा इसकी स्थापना कहाँ हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने यहाँ पे 3 बातें कही। एक हमने आपको क्वेश्चन में बता दी, जो कि एक अवार्ड था आपका, कौन सा, ग्रीन कैंपस अवार्ड। ये सभी तीनों चीज़ें इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही थी। और दूसरा 35 क्रॉप जो कि नेशन को इन्होंने डेडिकेट किया है या समर्पित किया है। और थर्ड बात करें हमने, क्या बात करी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, जो कि कहाँ पे, रायपुर में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सो आई होप आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी अब डाउट नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO एट चांदीपुर ओडिशा। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO द्वारा चांदीपुर ओडिशा से किया गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि DRDO ने चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस बात करें इसका परीक्षण कब किया गया, तो 27 सितंबर 2021 को। और अगर बात करी जाए इसके पहले मिसाइल यानी कि जो आकाश मिसाइल थी उसका परीक्षण कब किया गया था, तो उसका दोस्तों किया गया था 2017 में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। इसमें कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेबीज डे, यानी निम्नलिखित में से कौन से दिन को विश्व रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। बात कर सकते हैं इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है आपकी रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। ओके, क्या है थीम, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारा ये सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। हमारे सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। ओके, तो फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय।